नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हर मंडे को हम अविनाश काकड़े जी से बात करते हैं, जो नागपुर में रहते हैं, किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में देश में होने वाले सियासी वाकयात को अपनी जबान में अपने तरीके से बयान करते हैं। बहुत ही सटीक बातें करते हैं और कई जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको भी बहुत ही मजबूती से रखते हैं। तैयारी के साथ हमारे साथ बात करने के लिए बैठते हैं। अविनाश काकड़े जी से जो आज हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे अहम बात पटना से जो खबरें आ रही हैं, जो जन विश्वास रैली हुई है जिसमें इंडिया अलायंस के सभी दिग्गज नजर आए, उसके साथ साथ क्या देश की सियासी हालत में तब्दीली नजर आ रही है? क्या इलेक्शन से पहले मोदी जी के खिलाफ माहौल और बेहतर बन रहा है? और एक और इंडिकेशन है कि जो पहली लिस्ट आई है लोकसभा के कैंडिडेट्स की, बीजेपी की, उसमें से 2 लोगों ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। आमतौर पर जब किसी को टिकट मिलता है तो वो बहुत खुश भी होता है। कुछ लोगों के ये बारे में ये भी कहा जाता है कि पैसे देकर के टिकट लिए जाते हैं। लेकिन यह टिकट मिलने के बाद वापस करने वाले क्यों सामने नजर आ रहे हैं? क्या देश की सियासत बड़ी तेजी से बदलने वाली है? जिस तरह से उम्मीद की जा रही है इंडिया अलायंस से, चूंकि कहा यह जाता है कि 60% से ज्यादा या 67% वोटर इंडिया अलायंस के पास हैं, तो क्या वाकई वो जो सपोर्टर्स हैं वो वोट में बदल सकेंगे? क्या देश के हालात बदलेंगे? उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वाकया हुआ है जामनगर में। अंबानी जी की फैमिली में जो शादी की जो खबरें आप देख रहे हैं, उसमें एक वाकया हुआ है कि वहां एयरफोर्स के हवाई अड्डे पर वहां पर उनका जहाज उतरा और विदेश के और देश के बहुत से मेहमान वहां पर उतरे, जहां पर सिर्फ फौज के इस्तेमाल वाले जहाज उतर सकते हैं। वहां फोटोग्राफी भी हुई और वहां जहाज भी उतरा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा भी कुछ और चीजें बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं। आप ये बताइए कि ये जन विश्वास रैली खास तौर पर नीतीश कुमार के जाने के बाद में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने तेवर दिखाए और जिस तरह से अपोजिशन के लीडर्स राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, ये सब लोग वहां पर थे। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या माहौल बदल रहा है? नहीं, बहुत माहौल में तब्दीली आ रही है। जो सर्वे आ रहे, जो मीडिया जिसको हम गोदी मीडिया बोलते थे, उनमें भी ये हिम्मत आ रही है या उस तरीके की बात वो करने लग गए हैं। एक न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश की खबर आई थी, एक सर्वे आया था कि जिसमें 2024 में आप प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं, तो उसमें मोदी जी को मात्र 21%, राहुल गांधी को 67%, ममता बनर्जी को 2% और अन्य को 10% दिया था। ये 206 लाख लोगों ने उसको व्यू कर लिया था, देख लिया था। दूसरा एक सर्वे आया था, वो चित्रा त्रिपाठी न्यूज़ 24 में उन्होंने दिया था कि ये जो ये एनडीए गठबंधन है उसको 14% लोग चाहते हैं और इंडिया गठबंधन को 80% लोग चाहते हैं। उसके कारण भी उन्होंने दिया, वो बाद में हम देखेंगे। तो और इसके बाद आपको दिखाई देगा कि 2 लोगों ने टिकट वापस कर दिए। अब मुझे यही समझ में नहीं आता है कि मोदी, शाह और संघ ये समीक्षा करते हैं। 5 सालों की समीक्षा चलती रहती, पन्ना प्रमुख होते हैं, प्रोसीजर होती है कि पहले तालुका लेवल पर एप्लीकेशन अप्लाई किया जाए, जिला लेवल पर अप्लाई किया जाए, फिर वहां से स्टेट लेवल पर आ जाए, स्टेट लेवल पे फिर दिल्ली के ऑब्जर्वर आके उसकी बात करते हैं और फिर सेंट्रल में टिकट पहुंचती है और फिर अनाउंस होती है। तो इतना सारा प्रोसीजर के बाद में ये टिकट लोग वापस क्यों कर रहे हैं? और छोटे मोटे लोग नहीं है। नितिन पटेल ने टिकट इनकार किया। नितिन पटेल मतलब एक सीएम ऑफ गुजरात, कोई वो पैसे की कमी से या क्रेडिबिलिटी कमी से नहीं कर रहा है, मगर इनको हवा दिख रही है। जो आपने रैली की बात की है, तो ये रैली है नहीं है, न्यूज चैनल पे भी यही बात आ रही है। इसलिए आपने देखा होगा मोदी जी ने 195 टिकट घोषित किए, उसमें से 33 लोगों के टिकट काट दिए। और कैसे कैसे लोगों के टिकट काटे?
तो आपको बता देता हूं कि रमेश विदुड़ी, ये आपने नाम सुना होगा, जिसने एक मुस्लिम सांसद को जो गालियां मैं नहीं देना चाहता, नहीं दूंगा मैं, क्योंकि बिल्कुल। इतना असभ्यता के से मैं आपके चैनल को भी नहीं और मैं खुद का मुंह भी नहीं खराब करना चाहता। वो गालियां उसने दी थी, उसकी टिकट काट दिया। और दूसरा विदोड़ी देना था तो कौन सा विदोड़ी दे दिया, जिसने किसी पार्टी को नहीं छोड़ा, रामवीर सिंह विदोड़ी, जो जेडी में था, जनता दल विश्वनाथ प्रताप सिंह में था, बीजेपी में थे, कांग्रेस में थे, बीएसपी में थे, जिन्होंने एचकेएल भगत को 1 लाख वोट लेके हरा दिया था, उस वक्त बीजेपी को फायदा पहुंचाया था, ऐसे आदमी को टिकट दे दिया। मीनाक्षी लेखी का टिकट काट दिया, जो उनके परंपरागत आरएसएस और वो सब विश्व हिंदू परिषद और गांधी हत्या, वो सब इसमें किस तरीके से थे वो आपको सब पता है। दूसरा है बांसुरी स्वराज, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी जिसको गरियाया था, बहुत बुरी तरीके से गरियाया था, वो टिकट डिक्लेयर हो गया और वो तो नाचने लग गई, ऐसे नाचने लग गई जैसा कोई जीत के आ गई। मतलब टिकटों का बंटवारा कैसे हो गया और किसके टिकट काटे गए। हर्षवर्धन का टिकट काटा गया। अब हर्षवर्धन जी बोलते हैं कि मैं ईएनटी का इलाज करूंगा, लोक सेवा करूंगा। वो ये विदुड़ी के वक्त में यही लोग ठहाका मार के हंस रहे थे। जब विदुड़ी जी गाली दे रहे थे एक सांसद को, तो ये ठहाका मार के हंस रहे थे। तो इनको अगर है भगवान का कहीं इन्होंने ये किया है तो भगवान ने पनिशमेंट दिया ऐसा बोल सकते, क्योंकि ये तो मोदी के सारे प्रिय पात्र हैं। प्रज्ञा सिंह का टिकट कट गया, प्रज्ञा ठाकुर जी उसको कहते हैं, जो तो इनकी ब्रांड एम्बेसडर थी, उसका भी टिकट कट गया। प्रवेश वर्मा, गोली मारो ठाकुर का भी टिकट कट गया। वो गोली मारो जो प्रवेश वर्मा की किस तरीके से भाषा थी उसके, उसका भी टिकट कट गया। और ये टिकट काटने के सिलसिले में इन्होंने केपी यादव का भी टिकट काट दिया, जो केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा के जीत के आए थे। आप समझे बात। ये इन्होंने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, ये तो कांग्रेस युक्त भारत हो गई। अब पंजे में कमल पकड़ के उनको सिंबल देना पड़ेगा। पंजा तो अपना साबुत है, इनको पंजे के मुट्ठी में कमल पकड़ के देना पड़ेगा। ये हालत अब इनके पास में आ गई है। नरेंद्र सिंह तोमर का भी टिकट ऐदल सिंह कंसाना को दे दिया, जो इनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के फॉलोअर है। अब मुझे बताइए, ये कौन से मुंह से अपने बीजेपी के वर्कर्स को और बीजेपी के लोगों को ये बताएंगे कि हम पार्टी विद डिफरेंस है और हम इस बात के लिए काम करना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त है। क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त अगर पार्टी है तो कितने लोगों को आपने एंट्री देके कमल छाप साबुन से धो के और सफाई अभियान में शामिल कर लिया, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी इन्होंने क्या क्या किया है देख लो, कितनी मैंने ये है इनके, क्योंकि ये जवाब नहीं दे सकते। फॉरेन में जब जवाब मांगते हैं कि अनुराग ठाकुर क्या कहते हैं, गिरिराज सिंह क्या कहते हैं, वीके सिंह क्या कहते हैं, नित्यानंद राय क्या कहते हैं, इनके सवालों के वो जो है अपना सूर्य ग्रहण अपने कर्नाटक वाला, तो ये लोगों के सबके टिकट लटका के रखा है, अभी भी उनके पास में नहीं है। और इन्होंने 7 घोषित किया मध्य प्रदेश में, उसमें से 6 सांसदों की टिकट काट के दूसरी टिकट दी है। छत्तीसगढ़ में तो 4-5 घोषित किए, उसमें से 4 नए दे दिए। दिल्ली के 5 घोषित किए, उसमें से 4 नए दे दिए। गुजरात में भी 5 बदल दिए। तो ये जो भागदौड़ लगी हुई है, पूरी भागदौड़ लगी हुई है, तो इनके सर्वे ये बता रहे हैं कि ये बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। जो शाइनिंग इंडिया वाला था वो शाइनिंग इंडिया अभी चल रहा है, जो रैली से भी आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा अविनाश काकड़े जी, जो बातें आपने अब तक बताई बीजेपी की लिस्ट के बारे में, उसमें 2 चीजें मुझे मतलब सवाल है बाकायदा कि क्या अब बीजेपी ये समझ गई है कि जिन लोगों के जरिए, जिनको सीढ़ी बना करके वो ऊंचाई पर पहुंची थी, नफरत फैलाने वालों को, उन नफरत फैलाने वालों को पीछे हटा करके, दूसरी बात 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो होती है उससे बचने के लिए, ताकि पुराने एमपी से आम लोग सवाल ना करें कि आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया, इसलिए चेहरे बदल दिए जाएं ताकि उनसे कोई सवाल ना करे। क्या कुछ है, इसे किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि रितेश पांडे को टिकट देके बीजेपी ने जो 5 दिन पूर्व बीएसपी में आया था, ये कौन सा नमूना पेश कर दिया, क्यों दिया? उसके बाद में एके एंटनी के बेटे को टिकट क्यों दे दिया भाई? एके एंटनी जो रक्षा मंत्री भारत सरकार थे, जो कांग्रेस के निष्ठावान थे,
जो कांग्रेस के क्या बोलते हैं उनको, केरला के सीएम रहे कई दिन, उनका क्या हो गया? तेलंगाना में तो 24 घंटे पूर्व एक आया और उसको टिकट मिल गया, सांसद का टिकट मिल गया। तो ये जो मामला है, ये हड़बड़ाहट दिखा रही है। ये जो हड़बड़ाहट, एक-एक सीट के लिए, एक-एक जगह के लिए जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, उससे ये हड़बड़ाहट दिखा रही है, आगे पराजय दिखाई दे रही है। बहुत बुरी तरीके से पराजय दिखाई दे रही है और उनके टिकट काटे गए हैं जो संघ के निकटवर्ती है। अमित शाह को चुनौती देने वाले हैं। बीजेपी के 272 से कम रहने पर सर्वमान्य जिनका नाम हो सकता है, ऐसे भी लोगों के टिकट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए। उनको भी रोक के रखा है, कब टिकट कट जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। तो ये जो दो है, नीति निर्धारक जो दो है, वो घबराए हुए हैं, इससे ये दिखाई देता है। जी, आपने जो नीति निर्धारकों का जिक्र किया वो मोदी जी और अमित शाह जी जो पार्टी को और संघ को शायद सभी को चला रहे हैं, तो वो अब फैसले ठीक नहीं ले पा रहे। उनकी सारी एक मैं बता देता हूं आपको, कृपा शंकर सिंह नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल, बिल्कुल। जिसको मधु कोड़ा के साथ में और इतना बड़ा भ्रष्टाचारी करके कांग्रेस ने उसको निकाल के बाहर कर दिया था। उसको सम्मान पूर्वक जौनपुर का टिकट दे दिए। हाँ, वो जब तक दूसरी पार्टी में होते हैं तभी तक वो करप्ट होता है, अपने आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा, इससे क्या सिर्फ ये समझा जाए कि बीजेपी हार रही है, इसकी वजह से मीडिया का भी रुख अब बदलता हुआ नजर आ रहा है, लोग टिकट भी वापस कर रहे हैं, तो आखिर वो जो अंधभक्त, जो गोबर खाने के लिए तैयार, पेशाब पीने के लिए तैयार लोग हो गए थे, उनका क्या होगा? हाँ, ये सही, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मोदी शाह का तो ये भ्रम टूट गया कि उन्होंने वो मान के जो चल रहे थे कि जिन्होंने टिकट दे दिया, जिसको भी दे दिया, जिसको भी बोल दिया, जिसके लिए भाषण कर दिया, वो जीत के आए, वो सांसद हो जाएगा। अभी इसके ये जो आपने सवाल पूछा, ये बहुत अच्छा है। एक फ्लाइट में एक महिला जा रही थी, संभ्रांत महिला, और एक उसके बाजू में डोनाल्ड ट्रम्प का भक्त बैठा हुआ था। वो डोनाल्ड, ये बहुत वायरल हो रहा है किस्सा। तो डोनाल्ड ट्रम्प के जो भक्त ने उसको ये पूछा कि आप बताओ कि आपका अमेरिकन इलेक्शन के बारे में और डोनाल्ड जी जब दोबारा खड़े हो रहे हैं उनके बारे में क्या राय है। तो उसने उसने वो महिला ने वो सवाल पूछा कि बोला, घोड़ा, गाय और हिरन सब हरा घास ही खाते हैं, मगर तीनों की जो पोटी होती है वो ऐसी होती है कि गाय की पोटी फैल जाती है, वो हिरन की पोटी गोल होती है। हिरन की पोटी छोटी छोटी लेंडिया हमारे मराठी में बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वैसी होती है। और घोड़े की पोटी गोल गोल होती है, ये क्यों होती है? वो महिला ने उसके भक्त से पूछा। तो बोला कि भाई मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तीनों तो हरा घास खाते हैं मुझे पता है, मगर ऐसी क्यों होती पता नहीं। तो महिला ने पूछा, जिसको पोटी क्यों होती है ये पता नहीं, वो राजनीति में मुझसे चर्चा करेगा। तो अभी भक्त क्या चर्चा करेंगे, क्या बताएंगे, ये बताओ मुझे। तो नहीं, वो देखिए, अभी अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसके बाद तो सब प्लान ये था कि अब तो पूरा बल्ले बल्ले बीजेपी का ही सब कुछ हो जाएगा। क्या अयोध्या में राम मंदिर देने के बावजूद भी बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखो मैं बता देता हूँ, जहां डेमोक्रेसी मजबूत होने लग जाती है वहां वो चर्चिल थे, सिल्वेस्टन चर्चिल, उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन को जिता दिया था, मगर वहां के लोगों ने बोला था कि तुमने युद्ध जिता दिया, तुम युद्ध के लिए बहुत बेहतर हो, मगर अब इकोनॉमी संभालनी है, तो इकोनॉमी तुमको नहीं समझ में आती है। तो लोगों ने तुरंत हरा दिया था उनको। तो मंदिर बनाने के लिए ठीक है ना, बना दिया अब मंदिर। ये जो ईडी काम कर रही है, मुसलसल ईडी के जरिए लोगों को घेरा जा रहा है, क्या अब वो ईडी ऑपरेशन भी अब बंद हो जाएगा? जिस तरह से मीडिया का मूड बदल रहा है, ईडी वाले भी कुछ लोग कमर में हड्डी वाली बात करने लगेंगे, क्या लगता है आपको? अफसरशाही जो होती है, वो जो बॉस है वो यस बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट, ऐसी करने लगी। हालांकि करना नहीं चाहिए, उनको संविधान के साथ चलना चाहिए, मगर उसमें से जो ऊपर शीर्ष पर बैठे हुए कुछ लोगों का बैकबोन टूट गया है, टूट गया था। अब वो बैकबोन जो टूटने की वजह से बॉस इज ऑलवेज राइट, और इफ ही इज रॉन्ग फॉलो रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। इस धारा पर जो चल रहे थे, मुझे लगता है कि उनके
बोन वाले हट जाएंगे, बैकबोन का जिनका टूटा है, और बोन वाले कुछ आ जाएंगे बैकबोन के। हाँ, तो ये एक बड़ी तब्दीली होगी अगर ऐसा हुआ। अभी हम लोग मार्च में हैं और अब इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, अप्रैल और बस मई में जो भी कुछ होगा, सरकार बदलने की हालत जो भी होगी, तो इस कम टाइम में ईडी का क्या कुछ और इस्तेमाल हो सकता है? क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूं कि ईडी तो सारी चाबियां ऐसा लगता है ईडी के पास ही हैं। उन चाबियों का क्या होगा? क्या वो चाबियों का गुच्छा फेंक दिया जाएगा? देखो, ईडी का टायर पंचर तो हेमंत सोरेन ने कर दिया। हाँ। उसने बता दिया जेल भेजना है तो भेज दो, मैं जेल जाने को तैयार हूं, मेरा सीएम बनेगा और मैं उस तरीके से आपके विरोध में कैंपेन चलाऊंगा, मैं इंडिया नहीं छोड़ने वाला हूं और मैं आपका विरोध भी नहीं छोड़ने वाला हूं। तो जिस दिन कोई सख्त सख्त तरीके से खड़ा हो जाता है किसी भी यंत्रणा के विरोध में, किसी भी व्यवस्था के विरोध में, तो वो इस बात को फिर घबराना बाकी भी लोग बंद कर देते, क्योंकि पायनियर की आवश्यकता होती है। एक गांधी खड़ा हो गया, एक सुभाष बाबू खड़ा हो गया, एक भगत सिंह खड़ा हो गया, हिल गई थी, चूल्हे हिल गई थी। तो एक एक अभी खड़े होने लग गए। ईडी का डर अब किसी को रहा नहीं, जेल का डर किसी को नहीं रहा। आपने देखा होगा संजय राउत जो है हमारे यहाँ का, वो वहां से वापस आए, फिर भी अभी उसी तेवर में बोलते, सुबह उठ के वो ही बोलते। तो ये जो मामले है, ये एक लिमिट होती है, डरने की भी एक लिमिट होती है। मैं यही तो बोलते रहता हूँ कि बार बार डराना किसी को भी, किसी कम्युनिटी को, धार्मिक कम्युनिटी हो, जातिगत कम्युनिटी, ये अच्छी बात नहीं है। तो मुसलमानों को, 22 करोड़ मुसलमानों को समुन्द्र में फेंक नहीं सकते, तुम सबकी हत्या नहीं कर सकते, इनको दूसरा देश नहीं दे सकते, दूसरा देश देना तुम्हारी औकात के बाहर है। तुम पाकिस्तान पे आक्रमण करके उसकी 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकते। अभी ये हवा चल रही थी कि पीओके पर आक्रमण करेगा, ये मोदी के बस की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो चैलेंज से बोल रहा हूँ, इनके बस की बात नहीं है। जब डोकलाम में चाइना घुस आया तो अपनी जमीन वापस नहीं ले सके। जब कारगिल में आपने देखा होगा कि वो टॉप पर आए थे, उनके घुसपैठिए और सैनिक आए थे, चाहे उन्होंने मुर्दे एक्सेप्ट नहीं किए, मगर हमने भी जो बचे थे उनको सेफ पैसेज दे दिया था, क्योंकि हम उनके ऊपर अटैक नहीं करना चाहते थे। उस वक्त के मिलिट्री के स्टेटमेंट देख लो, बाद में जो रिटायर्ड हुए उन्होंने बोला था कि हम चाहते थे कि उस साइड से जाके अटैक करें और तुरंत ले ले टाइगर हिल, मगर ये टाइगर हिल के लिए उस साइड में एंट्री करने की भी परमिशन नहीं दे सकते। इतने बहादुर लोग, जो बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है, जो पंजाब का एरिया है, उसके पुलिया पर 5 मिनट खड़े रह गए होंगे, 5 मिनट से भी कम समय, तो बोलते मैं जिंदा रह गया, वापस आ गया। हालांकि 10 किलोमीटर तक एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट की कमांड में था और 5 किलोमीटर पे वो पुलिया था। तो इनकी जिनकी जान घबराती है ना सर, इनका काम नहीं है ये सर, उनका ये काम नहीं है। तो नतीजा ये हुआ कि अगर मुल्क के हालात कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं तो उसमें लोगों का खौफ खत्म होना भी एक बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि वो जो डर, मुसलसल जो डरा करके अपना काम निकालने वाला काम था, अब वो भी काम नहीं कर रहा, लोगों का डर निकल गया। अच्छा, लोगों का जब डर निकल जाए, जेल जाने से डर निकल जाए, मुकदमों से डर निकल जाए, फिर तो उसे कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा, अब मैं एक चीज की तरफ जाना चाहता हूं। ये डर खाली बीजेपी में बना हुआ है। आपको पता होगा गौतम गंभीर, जयंत सिन्हा, प्रीतम राव, नलिन कुमार, वैसे ऐसे कई सांसदों ने एक जैसे ट्वीट किए, एक जैसे कि हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, हम दूसरा अपना काम करेंगे। हर्षवर्धन ने भी ऐसे ही ट्वीट किया। तब इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, मतलब इनको अपने मन से ट्वीट भी करना नहीं आता। ऐसे लोगों को सांसद बनाया था या अभी तक उनको पता है कि तुम्हारा सब रिकॉर्ड हमारे पास में, जो भी ट्वीट करोगे हमारे आईटी सेल को दिखाकर करोगे? मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर ये क्या मामला है, मगर मामला तो है बहुत। ये तो बिल्कुल मुझे एक याद आया कि जब कोई वाकया होता है इंटरनेशनल, तो अरब जो जीसीसी मुल्क हैं उनकी फॉरेन मिनिस्ट्रीज की तरफ से जो बयानात आते हैं वो इतने एक जैसे होते हैं कि कॉमा और फुल स्टॉप भी चेंज नहीं होता, ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन से तैयार होके आए। तो इसी तरह से हमारी बीजेपी की आईटी सेल भी काम कर रही है कि ट्वीट भी, यानी मैं असल में ट्वीट को आमतौर पर जो जैसे पत्रकारिता को हड़बड़ाहट वाला लिटरेचर कहा जाता है, ये ट्वीट भी तकरीबन बड़बड़ाने जैसी हालत होती है कि इमीडिएट कुछ कहना है, सोचने समझने की कोई गुंजाइश नहीं होती, वक्त कम होता है, छोटा सा होता है।
लेकिन उस पर भी बीजेपी का कंट्रोल है। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं, ये अंबानी फैमिली में जो शादी का सिलसिला है, उसमें मेहमान आ रहे हैं, वो जामनगर के। शादी नहीं, शादी हाँ, नहीं, प्री वेडिंग। हाँ, आपको प्री समझ में वेडिंग। नहीं आता है, जी प्री जी जी। वेडिंग नाम से भी एक इवेंट होता है हाँ जिसमें 62 या 72 करोड़ रुपए लेके एक बाहर की गायिका बुलाई जाती है। हाँ जिस गायिका का ने हमारे किसान आंदोलन के ऊपर कोई ट्वीट किया था, हाँ। तो उसमें हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े हीरो हीरोइन उस पे टूट पड़े थे कि हमारे देश के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप है। उसके पीछे नाचते हुए हमारे देश के, मतलब आप बताइए, सलमान खान जैसा उसके पीछे नाच रहा है यार, जी कुछ जी तो जी। शर्म करो, हाँ हाँ। है ओ, ना। ये देखिए, ये लोग जो जितने भी होते हैं ना, जो फिल्मों में काम करने वाले हों, ये हों, ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हें पैसा कितना कहाँ से मिलेगा उसके लिए काम करते हैं, और नहीं उससे नहीं नहीं, ज्यादा। उदाहरण के लिए मैं एक फोटो आपको भेजता हूँ, पैसे के लिए नीचे जमीन पे ऐसे कुत्ते जैसे बैठे सर। हाँ सॉरी हाँ टू से, सॉरी हाँ टू से, हाँ जिस तरीके से बैठे हुए हैं ना, हाँ ऐसे नहीं लगता है कि कहीं पकड़ के ले आया और किसी को बंद कर दिया एक जगह। नीचे बैठे हुए हैं, फर्श पे बैठे हुए हैं, सोफे पर ऐसे एक के ऊपर एक बैठे हुए, उसमें हमारे भारत रत्न भी बैठे हुए। तो जी जी। ये जो पैसे के लिए जो लाचारी होती है, ये पैसे के लिए जो कुछ होता है, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर कि वो बड़े हैं ये कहने पर भी शर्म आती है, वो अच्छे हैं ये कहने पर तो शर्म आनी ही चाहिए, मगर वो हमारे आइकॉन हो सकते हैं इसके ऊपर भी शर्म आती है। ये जो एयरपोर्ट है सर, उन पे भी तो ईडी का दबाव हो सकता है साहब, उन्हें भी तो फाइल दिखाई हुई हो सकती है कि साहब अगर आपने हमारे कहने पे नहीं चले तो आपको आपको भी ईडी बुला सर लेगी। वो रत्न नहीं हो सकते ना हमारे, वो सर हमारे रत्न नहीं हो सकते ना, ये अगर जो तो दबाव ये झेल तो जाए वो देखिए रत्न नहीं। देखिए देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, ये जितने भी रत्न और जितने भी बड़े बड़े अवार्ड अक्सर अक्सर कैसे मिलते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ये तो प्रोजेक्शन होता है। नहीं तो अच्छे बढ़िया बड़े लोग समाज में पीछे रह जाते हैं, और जुगाड़बाज लोगों को सब कुछ मिल जाता है, ये तो हम सब कुछ सर देखते जुगाड़बाज लोगों पे कटाक्ष करना हमारे जैसे लोगों का काम है, फर्ज है, ये समझ के मैं कटाक्ष कर रहा हूँ और हैं। मैं बिल्कुल। कटाक्ष करता हूँ उनके ऊपर। जी जी बिल्कुल। ऐसे ऐसे बड़े लोग जिनको सब बोलते हैं कि बड़े लोग हैं, ऐसी जिंदगी पर थू है मेरी। जी ये जी बड़े जी। लोग नहीं हो सकते किसी भी एंगल से। आप ये बताइए कि एक जेकब जुम्मा थे, दक्षिण हाँ। अफ्रीका के प्रेसिडेंट। जी उस जी। वक्त भारतीय मूल के जो लोग थे वहां, दो लोग, अजय गुप्ता और अतुल गुप्ता, इनको अभी गिरफ्तार किया है अबू धाबी से, क्योंकि उन्होंने सरकारी यंत्रणा का दुरुपयोग किया था, और सबसे बड़ा दुरुपयोग पैसे कमाने के लिए तो किया था, मगर हाँ शादी के लिए इन्होंने एयरफोर्स का हवाई अड्डा जो था वो खुलवा लिया था, और हाँ। उसपे सारे भारतीय लोगों का स्वागत हुआ था। ये सहारनपुर वाले हमारे जी उत्तर जी प्रदेश, जी। उत्तर प्रदेश के लोग हैं ये सब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो इन्होंने वित्त मंत्री अपना बनाने के लिए जेकब जुम्मा पर अपना ने दाव लगाया था। उन्होंने जो हटाया था वो भारतीय मूल के वित्त मंत्री थे, प्रवीण गोवर्धन, उसको हटाया था। और ये प्रवीण गोवर्धन को हटा के इन्होंने अपना वित्त मंत्री बना लिया था। वो अब पकड़े जा रहे, कैच हो रहे। हम्म वैसे ही हमारा जामनगर का एयरपोर्ट है, हम्म। जहां से लड़ाकू विमान उड़ाने का और ये सब करने का है, वहां फोटो नहीं खींची जा सकती, वहां की रील नहीं बन सकती, क्योंकि उस हवाई अड्डे पर जो हमारी सिक्योरिटी है, हाँ जो डिफेंस सिक्योरिटी है, हमारी जो अमेरिका के प्रति, जो पाकिस्तान के प्रति हमारी जो वॉरफेयर है, जो वहाँ कितने यानी हमारे हवाई जहाज है, वहाँ किस तरीके से हमारे वेपन्स है, किस तरीके से उसका सारा का सारा परिदृश्य वो दिखना नहीं चाहिए, इसलिए वो कोई फोटोग्राफ नहीं होता और किसी बाहरी इसको उतरने नहीं दिया जाता है। एक हाँ समय के पीरियड में उतरने दिया जाता है उसको। इनके शादी का जो वेडिंग रिसेप्शन था, वेडिंग सेरेमनी था, प्री वेडिंग, उसके पहले उसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया। भारत सरकार ने उसको इंटरनेशनल हवाई अड्डे घोषित करके अमेरिका, ब्रिटेन, फॉरेन के सब, पाकिस्तान के डेलीगेट्स और सबको बुला के इतना बड़ा सेलिब्रेशन कर दिया। ये हमारा डिफेंस को थ्रेट नहीं है, हमारी सिक्योरिटी नहीं कॉम्प्रोमाइज हुई इसमें। तो ये तो कमाल की बात है। देखिए, हमारे मोदी जी की सरकार बड़े बड़े कारोबारियों के हाथ में है, इसका अंदाज तो बहुत लोगों को है, जिसमें अडानी और अंबानी, इनके दो के नाम आते हैं, और भी बहुत लोग हैं। लेकिन देश की सुरक्षा को दांव पे लगा दिया जाए दोस्ती में, ये तो बहुत ही अजीब सी बात नहीं है ये? नहीं तो
किसी भी नजदीक के किसी एयरपोर्ट पर लाते, वहां से हेलीकॉप्टर से ले आते मेहमानों को, कुछ और रास्ता अपना लेते क्या? नहीं सर, मेहमानों का रास्ता अपनाते तो उनको इतने बाइक कार जाना पड़ता, बाइक व्हीकल्स जाना पड़ता है, तो उनको इतनी तकलीफ कैसे देंगे? उसको इंटरनेशनल घोषित कर दिया हमने और उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने 55 प्लस के लोगों को उनकी थिंकिंग एबिलिटी समाप्त कर दी है। इंस्टाग्राम ने 25 के ऊपर वालों की वो सारी एबिलिटी समाप्त कर दी है। ये हमारे सोशल मीडिया का जो टूल्स चलते रहते, जो दूसरे के लिए टूल्स यूज करते, मगर इन्होंने जो टूल्स यूज किए, अब इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये देशद्रोह है, देशभक्ति नहीं है। हमारे मिलिट्री सीक्रेट्स ओपन कर देना और ऐसे सीक्रेट जगहों पर किसे ले जाना, जैसा उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को बुला के जम्मू कश्मीर का, जम्मू का वो एयरपोर्ट एयरबेस, कल पठानकोट का एयरबेस इंस्पेक्शन करवा दिया था। उसके परिणाम कितने भुगत रहे हैं? अब ड्रोन से हथियार गिराते हो। अब यही बात जामनगर में, गुजरात में भी हो गई। वहां तो फौज है, यहाँ जामनगर में तो फौज नहीं रहेगी, तो किस तरीके से वेपन्स आएंगे, ड्रग्स आएगा। आज तो ड्रग्स भी उसके, आपको पता है 3300 किलो की खेप आ गई, और उसमें एक तुच्चा सा अदना सा आदमी जो 5 किलो मछलियां खरीद सकता है, उसको उसमें अरेस्ट कर लिया। 3300 किलो का लाएगा कैसे ड्रग? मल्टी करोड़ में होता है। तो ये ड्रग का कारोबार जो हब बना हुआ है गुजरात का किनारा, ये किसका है? वो तो अडानी पोर्ट्स पर भी बहुत ड्रग आ चुका है। इससे पहले वो टनों के हिसाब से पहले भी आ चुका, आज तक कोई एक एफआईआर नहीं है सर। ये तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरनेशनल अफेयर्स को, कुछ चीजों को मैं देखता हूं, समझता हूं, और एक चीज कॉमन मिलती है कि जिस देश को तबाह करना हो, वहां के जवानों को नशे का आदी बना दो, नशे का सामान मिलना आसान कर दो, ताकि वो ना कोई सवाल करें। एक तो सरकार से कोई सवाल नहीं करेंगे, रोजी नहीं मांगेंगे, और उनके अंदर जो एजुकेशन की ख्वाहिश होगी वो सब खत्म हो जाएगी। तो हमारे देश में भी ये काम हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है, क्योंकि मुझे अभी ज्यादा शिद्दत से लगने लग गया है कि चित्रा त्रिपाठी जैसी जो भक्त थी, मोदी भक्त, वो क्या बता रही है कि विकास के नाम पे मोदी जी ने मात्र महंगाई दी। उसका ट्वीट आपको उसका वो भेज दिया, वीडियो, शॉर्ट वीडियो मैंने आपको भेज दिया। रोजगारी के नाम पर बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, पेपर लीक और बढ़ी हुई एंट्रेंस फी दे लिया। किसानों से 2 गुना वादा कर उन्हें पिटाई, टीयर गैस के गोले, 10 करोड़ के वाहन तहस-नहस करना, रास्तों पर खंदक और किले खोदना, बंकर खोदना, ऊपर से देशद्रोही और खालिस्तानी का तमगा सैकड़ों लोगों की जान देना, महिलाओं की पिटाई और इज्जत तार-तार करना, और देश के चंद उद्योगपतियों के हाथ में बेच देना, यह है देशभक्ति इनकी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये चित्रा त्रिपाठी कह रही है, जो मोदी भक्त थी। आज तक वो न्यूज 24 पर बोल रही थी, और उसने ये न्यूज 24 भी चलाया है। तो ये बीजेपी विपक्ष की एकता, जो आपने जहां से शुरू किया था, वो विपक्षी एकता उसने जैसे ही देखा पटना में तो घबराए हुए हैं, और ये न्यूज मीडिया को लग रहा है कि लोगों को जवाब देना पड़ेगा। सरकार अगर बदल गई तो दिखाने के लिए फेस सेवर चाहिए, इसलिए इस तरीके से बोलने लग गए, इस तरीके से सर्वे आने लग गए। देखिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि सभी मीडिया वो गोदी से उतर करके और वो काम करने लगे जो उसे करना चाहिए। अब इलेक्शन का टाइम होगा, देखना होगा। अच्छा, आप एक आरएसएस और कुछ मुस्लिम्स के बीच का रिश्ता कोई हिस्टोरिकल बताने वाले थे, वो क्या कुछ है? वो बहुत ही अहम है, मुझे लगता है उस पर भी बात हो जाए। एक 4 मई 1940 को प्रकाशित न्यूज है, मैंने आपको भेज दिया, लगा देना। उसमें सावरकर ने बधाई दी है। हिंदू महासभा के प्रधान श्री विनायक दामोदर सावरकर ने आजाद मुस्लिम सम्मेलन के पाकिस्तान योजना संबंधी निर्णय पर सम्मेलन को बधाई देते हुए लिखा है कि देशभक्तों को मातृभूमि, ये देशभक्त है, देश तोड़ने वाले ये देशभक्त हैं, अखंड भारत बनाने वाले, जिन्होंने सबको तोड़ने के लिए उन्होंने लिखा कि देशभक्तों को मातृभूमि के लिए विशुद्ध देशभक्त बनकर लड़ना चाहिए, न कि शर्तों के साथ। अंत में मुसलमानों को हिंदू महासभा से बातचीत करनी पड़ेगी। मतलब उसको कोई पूछ नहीं रहा था, कुत्ता भी पूछ नहीं रहा था, अंग्रेज तो नहीं पूछते थे, पब्लिक भी नहीं पूछती थी। तो ये बोलता है कि महासभा में बातचीत करनी पड़ेगी हमसे, न कि कांग्रेस से। कांग्रेस एक ऐसे हिंदू मुस्लिम पैक्ट को स्वीकार करने जा रही है जिसमें हिंदू हितों को सांप्रदायिक निर्णय से अधिक हानि होने की संभावना है।
यानी ये जिस दिन सावरकर ने इन्होंने यानी सावरकर ने पाकिस्तान के आईडीए को सपोर्ट किया, ये हुआ ना जी इसका नतीजा। 40 को 4 मई 1940 को 7 उन्होंने साल सपोर्ट पहले, किया, 7 साल पहले। 78 साल पहले, हाँ मतलब अच्छा, आजादी के 7 साल पहले, हाँ आजादी के 7 साल पहले, जी हाँ। ठीक है। और 45 के बाद ये आइडिया ज्यादा जोर पकड़ने लग गया। इन्होंने 7 साल पहले, इसका मैंने भेजा हूँ, प्रूफ भेजा हूँ, वो प्रूफ लगा देना, कोई ये पूछने की हिम्मत ना करे कि कहां से लाया है। जी जी जी। और उसी वक्त राष्ट्रीय मुसलमानों का कर्तव्य बताते हुए लखनऊ में 2 मई में एक न्यूज प्रकाशित हुई। वो अखिल भारतीय शिया राजनीतिक सम्मेलन के प्रधानमंत्री मिर्जा जफर हुसैन ने अखिल भारत आजाद मुस्लिम सम्मेलन के अध्यक्ष खान बहादुर अल्लाह बख्श के नाम पर एक वक्तव्य भेजते हुए लिखा कि मेरा विश्वास है कि देश की वर्तमान राजनीतिक विषम स्थिति के संबंध में राष्ट्रीय मुसलमानों का एक विशेष कर्तव्य है। उन्हें देश में मुकम्मल एकता कायम करने का दृढ़ उद्योग करना चाहिए और इन हिंदू मुस्लिम मतभेदों को मेरी राय में जो बनावटी है और अवास्तविक है कम करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम कौन चाहता था? कौन से मुस्लिम देश बांटना चाहते थे और कौन से हिंदू देश बांटना चाहते थे? इसका एक करारा जवाब है। उस वक्त का ये न्यूज मुझे लगा तो मैं बोला पढ़ा दूं। जी जी जी, अक्सर वो चीजें, कुछ चीजें तो पहले भी बताई जाती रही हैं कि अंग्रेजों के लिए खुफिया जानकारी मुहैया करने का काम आरएसएस के लोग करते थे। और राहुल गांधी ने तो वो सवाल भी उठाया था कि बाकायदा उन्हें वजीफा मिलता था महीने का, किसी एक मजिस्ट्रेट से भी ज्यादा तनख्वाह के तौर पर मिलता था। तो ये देश को मैं उससे आगे की बात बताना चाहता हूँ। हाँ, जी जी। जिस सावरकर ने सबके लिए लिखा था, सबको हिंदू राष्ट्र अलग अलग, केरला में लिखा, मैसूर में लिखा, जूनागढ़ में लिखा, उनको स्वतंत्र वीर बोलते हैं। और मुसलमानों की गलती है कि शेर अली अफरीदी नाम उनको पता ही नहीं है। जरा एक बार गूगल करके, मैं मुसलमानों से आह्वान करता हूं कि जरा एक बार शेर अली अफरीदी ये नाम गूगल करके देख ले। और शेर अली अफरीदी का नाम और इतिहास अगर मुसलमानों को पता चल जाएगा तो इस देश पे उनका कितना अधिकार है, कितना हक है, कितना हकूक है और कितनी मालकियत है, समझ में आ जाएगा। जी, सच बात यही है कि अपने बुजुर्गों के बारे में भी जानकारी नहीं है, उनको भी जरूर जानना चाहिए, समझना चाहिए। इनको करबला की लड़ाई पता है, बदर की लड़ाई पता है, मगर दिल्ली की लड़ाई पता नहीं, जहां 22,000 मुसलमानों को पेड़ों से टांग दिया, नहीं पता है। हम अगर इस देश के शहीदों के नाम नहीं ध्यान रखेंगे, हमारा जितना खून बहा है वो याद नहीं रखेंगे, तो देश पे हम हक कैसे जताएंगे? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, वो बेदारी, वो समझदारी, वो आनी बहुत जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। और ये बहुत ही बड़ी बात है। हमारे अविनाश काकड़े जी ने अब से पहले भी कई बार ये बातें कही हैं कि मुसलमानों को अपनी हिस्ट्री, अपनी तारीख समझने की जरूरत है। और मुसलमानों के पेशेंस के साथ, सब्र के साथ बीजेपी की हुकूमत के दौरान जैसे वक्त गुजारा है, उसे आपने अप्रिशिएट भी किया है। और अब से पहले अविनाश काकड़े जी ने यह भी कहा है कि जो कुछ ये लड़ाई आरएसएस वालों की है, ये हिंदू वर्सेस हिंदू है, मुसलमान जरा दूर रहें, हम खुद निपट लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात में थोड़ा सा ये हो गया था कि एनडीटीवी, रविश कुमार के जाने के बाद एनडीटीवी ने पहली बार सच्चाई की बात किया। एनडीटीवी स्पेशल की न्यूज है कि एमपी में जिंदे आदमियों को मरा दिखाकर पैसे लूटने का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, जिसमें एक जिले का सर्वे करने पर 2.5 करोड़ रुपए मात्र एक जिले में खा गए। जो जिंदे हैं लोग मगर मरे दिखाकर पैसे खा गए, और जो लोग मरे हुए दिखाकर पैसे खा गए उनके नॉमिनी 118 नॉमिनी तो वही लोग हैं जो मर गए और पैसे ट्रांसफर हो गए। ये सब कमाल इस भारत में ही हो सकता है और आरएसएस और बीजेपी की सरकारों में हो सकता है। मोहम्मद मतीन, मतलब मुसलमान हिंदू कोई भेदभाव नहीं। जी जी, कोई भेदभाव नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। करप्शन हो तो ऐसा जो आरएसएस करके दिखा रही है, बीजेपी करके दिखा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।